नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके भविष्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की लगातार मांग थी कि सर हमें राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाई जाए। क्योंकि हमारे सभी कंपटीशन एग्जाम में राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो प्रश्न हैं वो खूब पूछे जाते हैं। और प्रश्न पूछे ही नहीं जाते बल्कि बहुत ही ज़्यादा गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप पटवारी की बात करो, चाहे आप राजस्थान पुलिस की बात करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड रीड स्कूल व्याख्याता या हम कहें आरएस प्री व आरएस में, या इसके अलावा अन्य जितनी भी एग्जाम है, कॉलेज व्याख्याता की बात कर लीजिए, सभी एग्जामों में अगर राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गहराई से प्रश्न बनते हैं। और जब गहराई से प्रश्न बनते हैं और जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में एक बात जरूर रहती है कि हम जो है वो अधिक से अधिक जो है वो प्रश्न सही करें। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो आपके पास कम से कम मैप होना चाहिए। अगर आपके पास मैप है तो कितना भी एग्जामिनर जो है वो गहराई से प्रश्न क्यों ना पूछ ले, अगर आपको राजस्थान का, भारत का या विश्व के मैप के बारे में पता है तो आसानी से आप लोग जो है वो उसका उत्तर दे सकते हैं। और ज्योग्राफी अगर मैप के माध्यम से पढ़ी जाएगी तो वो बहुत जल्दी याद होगी। और यही मेरी आशा है कि मैं आपको ऐसी ज्योग्राफी पढ़ाऊं कि आप जो है एक बार पढ़ने मात्र से ही प्रश्न आसानी से सही कर दें। इसलिए दोस्तों, आपके पास राजस्थान का मैप होना चाहिए। अगर आपके पास राजस्थान का मैप है तो आप आसानी से ज्योग्राफी जो है वो याद कर लेंगे। तो दोस्तों, अपने राजस्थान ज्योग्राफी में आज राजस्थान का जो परिचय है उस परिचय से संबंधित चर्चा करेंगे। और जैसे परिचय की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि परिचय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ये पता है कि परिचय से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उत्तर की तह तक जा सकते हैं और उत्तर को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का परिचय। और परिचय को जब भी हम देखते हैं तो इसे हम दो भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। सबसे पहले कौन सा विभाजन होगा वो देख लेते हैं। एक तो होता है सामान्य परिचय और दूसरा होता है इसका भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन। अब देखो, सामान्य जो परिचय है, इस सामान्य परिचय में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। और जैसे ही हम राजस्थान के सामान्य परिचय की बात करते हैं, आपको पता है कि राजस्थान की भौतिक जो संरचना वो भिन्न भिन्न है। एक और अरावली है, राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अरावली है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पठारी भाग है। राजस्थान के पूर्वी भाग में मैदानी प्रदेश है। तो राजस्थान का ये जो भौतिक स्वरूप है ये यहाँ के इतिहास को क्या करता है, प्रभावित करता है। या मैं कहूँ कि राजस्थान की भौगोलिक जो संरचना है वो यहाँ के इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो आबादी है, यहाँ की संरचना है, इन सबको क्या करती है, प्रभावित करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप जो है वो राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के इतिहास को, या कहूँ राजस्थान के प्रत्येक जो पार्ट है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। और जैसे ही इतिहास को प्रभावित करता है भौतिक स्वरूप, तो आप सबको पता है कि राजस्थान का जो इतिहास है वो आज से लगभग 2500 से लेकर 6000 वर्ष पूर्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता है, यहाँ पे पीलीबंगा सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है इतिहास जो है वो यहाँ पे भरा पड़ा है। यहाँ की कल्चर यानी यहाँ का साहित्य जो है वो भी प्राचीन समय से इस भौगोलिक स्वरूप के कारण क्या है, प्रभावित रहा है।
तो दोस्तों हम जैसे बात करते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय की, तो राजस्थान के सामान्य परिचय को हम दो भागों में बांटते हैं। एक हम बात करें प्राचीन परिचय, प्राचीन परिचय। दूसरा हम बात करते हैं नवीन परिचय, या हम कहें 1947 के पश्चात। यानी कहने का अर्थ, प्राचीन परिचय का अर्थ यह है कि यहाँ पर प्राचीन समय में राजस्थान के जो ये भौतिक प्रदेश है, भौतिक भाग है, ये राजस्थान के जो जिले हैं उन्हें किन किन नामों से जाना जाता था और उन नामों के पीछे कारण क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ योद्धे प्रदेश, और योद्धे प्रदेश जो है वो किसे कहा जाता था और क्यों कहा जाता था, यह हमें याद होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि योद्धे का अर्थ है युद्ध लड़ने वाला, अगर कोई मजबूत योद्धा है जो हर एक जो है उसे हरा सकता है, हर एक शत्रुओं को हरा सकता है, तो उसे हम कहते हैं योद्धा। तो ऐसा प्रदेश जहां पर योद्धा रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, योद्धे प्रदेश। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ वाला प्रदेश। क्यों कहते हैं, वो आगे की बात है। दूसरा हम कहते हैं जंगल प्रदेश, यानी जंगल। तो कहने का था जहां पे जंगल हो। तो कौन सा ऐसा भौगोलिक प्रदेश था जहां पे जंगल पाया जाता। तो प्राचीन जो नाम है राजस्थान के भिन्न भिन्न भौगोलिक प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता है, उसे हम किस नाम से जानेंगे, प्राचीन। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको पता है राजस्थान या भारत में मुगल आए थे, मुगल के बाद में अंग्रेज आए थे, और अंग्रेज जो थे 1947 में भारत को छोड़कर चले गए, यानी भारत को स्वतंत्रता मिल गई। और जैसे भारत आजाद हुआ तो आपको पता है एकीकरण प्रारंभ हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने जो संविधान बनाया था या संविधान लागू करने की जो बात कही थी उसमें कहा था कि यहाँ के भिन्न भिन्न जो भौगोलिक प्रदेश है, जिस राजा का अधिकार है वो चाहे स्वतंत्र रह सकता है, चाहे वो पाकिस्तान में जा सकता है, चाहे वो भारत में आ सकता है। तो उन्होंने स्वतंत्रता दी थी, यानी वो भारत को विखंडित करना चाहते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारत जो है उसका क्या हुआ था, एकीकरण होता। और जैसे ही एकीकरण हुआ तो आपको पता है राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, और एक जो था वो केंद्रीय प्रांत या चीफशिप था, तो उनका एकीकरण हुआ। तो 1947 के बाद की प्रक्रिया के बाद में हमारा नवीन राजस्थान क्या हुआ, अस्तित्व में आया। और उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि एकीकरण की घटना क्या घटित हुई थी। लेकिन उससे पहले की जो बात है वो हमें क्या करना है, याद रखना है। दूसरी हमने क्या दिया, चलो ठीक है, प्राचीन परिचय। उसके बाद में हमने बात कर ली है नवीन परिचय की। नवीन परिचय के बाद में जब हम बात करेंगे इसकी स्थिति की, यानी स्थिति की जैसे हम बात करते हैं तो हमें याद होना चाहिए स्थिति जो होगी वो 3 संदर्भ में होगी। एक तो होगी विश्व के संदर्भ में, या ग्लोब के संदर्भ में। विश्व कह दो, ग्लोब कह दो, या पृथ्वी, 3 जो है वो शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, या ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, या पृथ्वी के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। दूसरी हम बात करते हैं, आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। और हमने विश्व भूगोल जो पढ़ा था उसमें जो प्रथम पार्ट था उसमें हमने बात की थी कि किस प्रकार से गोंडवाना लैंड जो था, या हम कहते हैं पेंजिया था, वो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में विभाजित हो गया। और हमारा प्रायद्वीपीय भारत, या हम कहते हैं भारत का अधिकांश जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड, और उसके अलावा जो शेष हिस्सा है वो टेथिस सागर का क्या है, अवशेष है। तो उसके बाद की जो चर्चा करते हैं, जैसे ही हम भारत की बात करते हैं तो आपको पता है भारत जो है वो किस महाद्वीप से संबंधित है, एशिया महाद्वीप से। क्यों, क्योंकि पेंजिया पहले एक महाद्वीप था और एक महाद्वीप से विभाजन होकर वर्तमान में या प्लीस्टोसीन काल में 7 महाद्वीपों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। और उन 7 महाद्वीपों में सबसे महत्वपूर्ण जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। और हम कहते हैं राजस्थान किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में क्या है, अवस्थित है। तो हम कहते हैं एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। और जैसे ही हम एशिया की बात करते हैं फिर हम बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान जो है वो कौन से देश में अवस्थित है, भारत में। और ये जो तीनों ही जो स्थिति है वो हम बात करेंगे
अक्षांश व देशांतर के संदर्भ में, यानी राजस्थान की अक्षांश स्थिति हम अध्ययन कर लेंगे, और जैसे राजस्थान की अक्षांश स्थिति अध्ययन करेंगे तो हम विश्व के संदर्भ में कौन से गोलार्ध में है, एशिया के संदर्भ में कौन से भाग में है, और भारत के संदर्भ में कौन से हिस्से में राजस्थान क्या अवस्थित है। तो स्थिति की बात करें, स्थिति के बाद में जैसे हम बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी में, तो हमें याद होना चाहिए एक होता है आकृति, कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसे दिखाई। देखो दोस्तों, अगर मैं आकृति की बात करता हूं तो कंपटीशन एग्जाम में 3 आकृतियां मुख्य रूप से पूछी जाती है। सबसे पहले जो आकृति पूछी जाती है वो पृथ्वी की आकृति पूछी जाती है, कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो यहाँ पर देसी भाषा में हम बात करते हैं, एक तो हमें याद रखनी है पृथ्वी की आकृति। मैं यहाँ पे बता देता हूं, ये हमारी पृथ्वी है, दूसरी जो आकृति पूछी जाती है हमारे भारत में कंपटीशन एग्जाम में, वो पूछी जाती है भारत की आकृति। और भारत के बाद में जो आकृति पूछी जाती है वो पूछी जाती है राजस्थान की आकृति। तो कहने का अर्थ है पृथ्वी की आकृति कैसी है, भारत की आकृति कैसी है, राजस्थान की आकृति है। जैसे राजस्थान की हम बात करते हैं, रेम्बस के समान, या देसी भाषा में बात करते हैं पतंग के समान, या विषम कोण चतुर्भुज के समान। यानी राजस्थान की आकृति है रोम्बस के समान, भारत की आकृति है चतुर्भुज के समान, और पृथ्वी की आकृति जियोड के समान। जियोड का अर्थ पृथ्वी जैसी दिखाई देने वाली आकृति, कैसे, पृथ्वी जैसी दिखाई देने वाली आकृति से संबंधित है। दूसरी हम बात करेंगे कि भाई आकृति से बात कर ली, अक्षांश देशांतर की बात कर ली, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की जो तुलना है वो हम विश्व के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में करेंगे कि राजस्थान जो है विश्व के संदर्भ में क्या क्षेत्रफल की स्थिति रखता है, भारत के संदर्भ में क्या रखता है, पृथ्वी के संदर्भ में क्या रखता है। जैसे ही हम आकृति क्षेत्रफल स्थिति की बात करते हैं, उसके पश्चात जो है वो आता है इसका विस्तार। इसके विस्तार का अर्थ यह है कि इसका जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है, इसका पूर्व से विस्तार क्या है, इसका अंतिम बिंदु यानी उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, यानी एंड ऑफ द पार्ट, यानी इसका उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो ये जो चीजें हैं ये परिचय के संदर्भ में आती है, और उसके बाद में जैसे ये जो भौगोलिक विशेषता है ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद में किस में आते हैं, भौतिक विशेषता में आएंगे। और जैसे हम बात करते हैं भौतिक विशेषता की, तो आप सबको पता है कि राजस्थान को कितने प्रदेशों में बांटा जाता है, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। सबसे पहले राजस्थान को किसने भौतिक प्रदेश में बांटने की कोशिश की थी, क्या आधार था। देखो दोस्तों, अगर हम कहते हैं
कि अगर पृथ्वी पर ऊंचावच नहीं होते, ऊंचावच का अर्थ है पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियां दिखाई देती है, कहीं पे पर्वत दिखाई देते हैं, कहीं पर पहाड़ियां दिखाई देती है, कहीं पर मैदान, कहीं पर घाटियां, अगर कहूं संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही वस्तु होती यानी मैदान ही मैदान होते तो हमें भूगोल पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए पृथ्वी पर विभिन्न ऊंचावच पाए जाते हैं और इन ऊंचावचों के कारण ही आज जो है वो ज्योग्राफी या हम कहते हैं भूगोल जो है वो सबसे विस्तृत सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्थलमंडल भी आता है, इसके अंदर जलमंडल भी आता है, इसके अंदर वायुमंडल भी आता है और इसके अंदर भूगर्भ मंडल भी आता है। और जैसे इनका निर्माण होता है वैसे ही मानव होता है और मानव भूगोल जो है जो वर्तमान में एक महत्वपूर्ण विषय है वो भी हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी या भूगोल जो है वो वर्तमान में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बनता जा रहा है और इसीलिए वर्तमान समय में कंपटीशन एग्जाम में भी भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है वो खूब पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम जो है भौतिक प्रदेश में बांट देंगे। राजस्थान को इस भौतिक प्रदेश में बांटा जाता है, सबसे पहले इसने भौतिक प्रदेशों में बांटा था। अब जो है उसके बाद में एक एक भौतिक प्रदेश को लेकर हम क्या करेंगे? राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपके पास मैप होगा, अगर मैप है तो आप जो है ज्योग्राफी को आसानी से समझ सकते हैं। तो इससे आगे की जो बात है वो हम करते हैं। सबसे पहले दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? यहां तक दिख रहा है आपको? दोस्तों ये अपना है राजस्थान का मैप और इस राजस्थान के मैप में हम बात करते हैं उत्तर से। किससे बात करेंगे? उत्तर से बात कर। लगभग कोशिश तो की है राजस्थान मैप बनाने की, अगले जो क्लास होगी उसमें और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान के मैप की जैसे चर्चा करते हैं, आप सबको पता है कि राजस्थान में वर्तमान समय में कितने जिले हैं? राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33 हैं क्या? अच्छा 33 हैं, बहुत बढ़िया। आप सबको पता है कि राजस्थान में कितने जिले हैं। तो आपसे एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप लोगों को कमेंट करके उत्तर बताना है कि भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बांटे गए। बहुत बढ़िया। अब जो हम बात करेंगे कि प्राचीन समय में राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे उन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था और ये जो भौतिक प्रदेश थे इन्हें बोली के आधार पर, क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर, इसके अलावा सांस्कृतिक आधार पर और राजवंश के आधार पर भिन्न भिन्न नामों से क्या किया जाता था? जाना जाता था। तो हम जो है सबसे पहले उत्तर से प्रारंभ है।
वो भूगोल में जब भी हम चीज पढ़ते हैं उसे क्रमबद्ध रूप से पढ़ना जरूरी है। अगर बीच में से एक उत्तर से लेंगे एक दक्षिण से लेंगे तो कोई ना कोई जो चीज है वो भूलने की कोशिश होती है, यानी हम भूल जाते हैं। कोशिश क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, क्योंकि क्रमबद्ध रूप से हमें जो है वो ज्यादा याद रहता है। इसीलिए या तो हम दक्षिण से स्टार्ट करें, उत्तर से, जो भी आपकी इच्छा हो, जहां से भी आपकी इच्छा हो आप वहां से याद करने की कोशिश कर सकते। तो मैं यहां से उत्तर से प्रारंभ करता हूं। सबसे उत्तर में यहां पे एक जिला है जिसे बोलते हैं गंगानगर, और गंगानगर के पास ही है हनुमानगढ़। दोस्तों, गंगानगर और बूंदी वर्तमान में बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय रहे थे, और चर्चा आप सबको पता है क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी में राजस्थान के 33 जिले थे। इन 33 जिलों में लास्ट में 2 ही जिले ऐसे बचे थे जहां पे कोरोना के मरीज नहीं मिले थे, एक तो गंगानगर और दूसरा बूंदी। और यहाँ पे जो हम कहते हैं फाइनल, और इस फाइनल में जो विनर था वो बूंदी रहा था, जबकि श्री गंगानगर में बाहर से आया हुआ कोरोना पॉजिटिव मिल गया था। इसलिए गंगानगर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी देश थे 200 देश से, इन 200 देशों में कोरोना पहुंच चुका था। और अपने संपूर्ण राजस्थान में 33 जिले थे, 33 में से अब हम कहें कि 31 जिलों में कोरोना पहुंच चुका है। केवल बूंदी जो है उस बूंदी जिले में कोरोना का मरीज नहीं मिले। इसलिए आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा देखो प्रश्न 2 प्रकार से बन सकते हैं। एक तो है कि राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित रहा था, और दूसरा राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पे कोरोना के मरीज नहीं मिले। दोनों ही दृष्टि से आपको याद रखना है। तो ये जो है ये जीके से संबंधित जो बात है आपको याद है। तो हम कहते हैं 2 जिले, एक तो गंगानगर है, एक हनुमानगढ़ है। देखो इन दोनों की भौगोलिक विशेषता क्या है? आपको पता है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ के उत्तर में एक राज्य है, और राज्य का नाम है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य। और पंजाब जो है यहां पे, और आप सबको पता है पंजाब 5 दोआब यानी 5 नदियों के संगम पर अवस्थित जो है वो क्या? पंजाब। और आपको पता है दोआब क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी होती है। यानी प्राचीन समय में मनुष्य जो था वो 2 प्रकार के कार्य करता था, एक तो कृषि और एक आखेट। महत्वपूर्ण रूप से आखेट करता था, और सेकेंडरी जो रूप था वो था कृषि का। तो मनुष्य को कृषि करने के लिए, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन नदियों के जो दोआब थे, नदियों की जो मिट्टी थी, इन मिट्टियों को प्राप्त करने के लिए या इन स्थानों को प्राप्त करने के लिए जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो लगातार उत्तर से हिमालय के दर्रों से होकर भारत या हम कहें सिंधु व उसकी सहायक नदियों को प्राप्त करने के लिए आक्रमण करते थे। जैसे वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, या हम कहें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर पर अधिकार करने के पश्चात जो राजस्थान का उत्तरतम हिस्सा है इस पर क्या करते थे? आक्रमण करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती थी, और नदी का नाम है, आप सबको पता है, सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। और सरस्वती का जो मैदान है ये उस समय सबसे उपजाऊ मैदानों में गिना, यानी सिंधु सरस्वती जो मैदान थे वो सबसे इंपोर्टेंट। गंगा का मैदान बाद में, उससे पहले जो सबसे इंपोर्टेंट जो मैदान था वो कौन सा था? सिंधु व उसकी सहायक नदियों का मैदान माना जाता। तो लगातार वो पंजाब वाला क्षेत्र विजिट करने के बाद में किस प्रदेश पर आक्रमण करते थे? गंगानगर व हनुमानगढ़ वाला जो प्रदेश था इस पर आक्रमण करते थे। और आक्रमण का एक मुख्य जो कारण था वो क्या था? सरस्वती नदी के मैदान को प्राप्त करना, क्योंकि ये उपजाऊ था। अब लगातार आक्रमण होते थे, आपको पता है कि लगातार आक्रमण होंगे, 1-2 बार आक्रमण होगा तो हम क्या करते हैं? हार जाते हैं। लेकिन लगातार आप पर कोई मारता है तो हम 1 बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, तीसरी बार हम देखेंगे नहीं। तीसरी बार हम जो है वो प्रत्युत्तर देने की कोशिश करेंगे। यानी गांधी जी वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे काम नहीं करे। बोले 1 बार मारा तो दूसरों गाल आगे कर दियो, दूसरों मारा तो तीसरों कर दियो। यानी कहने का अर्थ ये है कि लगातार आक्रमण होते थे तो यहाँ के लोग जो थे उन आक्रमणकारियों से बदला लेने के लिए लगातार उनसे युद्ध करते थे।
और इस प्रतिफल से यहाँ के जो लोग लगातार युद्ध में क्या रहते थे, ग्रसित रहते थे, और युद्ध लगातार लड़ते रहने के कारण यहाँ के जो लोग थे वो युद्ध में निपुण हो गए थे, यानी क्या हो गए थे, योद्धा हो गए थे। और इस कारण से राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये मुख्य रूप से कौन सा होगा, एनसीईआरटी कहती है गंगानगर, क्या कहती है, गंगानगर। और हम कहें हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है, क्यों, वो भी क्या कहती है, गंगानगर कहते हैं। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ को एक नाम दिया जाता था, योध्य प्रदेश। क्या नाम दिया था, योध्य प्रदेश। किसको, गंगानगर और हनुमानगढ़। और आपको पता है हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है, इस दुर्ग को कहा जाता है भटनेर दुर्ग, और यही वो दुर्ग है जिस पर राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। क्यों, लगातार इस प्रदेश को प्राप्त करने के लिए जो थे वो विदेशी आक्रमणकारी युद्ध करते थे। यहाँ पे मैं आपको कल्चर की बात भी बता देता हूँ। भटनेर दुर्ग, देखो हमने कह दिया गंगानगर और हनुमानगढ़, और इसी के पास यहाँ पे है चूरू। चूरू की जैसे ही बात करते हैं, और आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी पर जो क्लाइमेट है ये लगातार परिवर्तित होता जा रहा है। जैसे आजकल आप देखते हो, जैसे ही कोरोना महामारी इस पृथ्वी पर फैली है, फैलने के बाद में लगातार जो है, देखो लगातार नहीं, उससे पहले भी क्लाइमेट परिवर्तित होता आ रहा है, लेकिन वर्तमान समय में क्लाइमेट जैसे साफ लगातार, हम कहते हैं मार्च अप्रैल और ये मई प्रारंभ होने जा रही है, मई में भी क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है, लगातार वर्षा होती जा रही है। ऐसा पहले देखने को नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और जैसे हम बात करते हैं कि प्राचीन समय में इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश पर क्या होती थी, खूब वर्षा होती थी, और जैसे ज्यादा वर्षा होती है तो आप देखते हो कि हमारे यहाँ जैसे ही वर्षा होती है पानी क्या करता है, रेखीय प्रवाह कर लेता है, और जहाँ पे गड्ढा मिलता है, या हम देसी भाषा में बात करते हैं गाँव के जोहड़, जाके पानी जो होता है क्या था, जमा हो जाता है। उसी प्रकार से प्राचीन समय में जब वर्षा होती थी तो उसका रेखीय प्रवाह होता था, और रेखीय प्रवाह होने के कारण पानी जो था अवतला आकार स्थान पर जाकर क्या होता था, इकट्ठा होता था। जैसे हमारे घरों में गेट होते हैं, एक तो ऊपर वाली जो है चौखट होती है, एक नीचे वाली होती है, और देसी भाषा में नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं थली। क्या बोलते हैं, थली, नीचे वाला हिस्सा। उसी प्रकार से जब वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद में जो इस प्रकार का अवतलाकार जो क्षेत्र बनता है, इसे कहा जाता है थली। क्या कहा जाता है, थली। और इसी आधार पर इस प्रदेश को बोलते हैं थली प्रदेश। और ये जो थली प्रदेश है ये मुख्य रूप से कहाँ पे है, सरदार शहर। कहाँ पे है, सरदार शहर। सरदार शहर कहाँ पे है, चूरू में। कहाँ पे, चूरू में। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, यानी ये तीनों जो हैं, एक तो हम बोलते हैं युद्ध प्रदेश, एक जो है थली प्रदेश। थली प्रदेश जो है वो मुख्य रूप से सरदार शहर, कौन सा प्रदेश, सरदार शहर, और जिला पूछे तो चूरू जिले को कहा जाता है। तो दो हो गए, एक तो हमने कहते हैं युद्ध प्रदेश, एक हो गया थली प्रदेश, और हमने बीच में बात कर ली भटनेर दुर्ग की। किसकी बात की है, भटनेर दुर्ग की। तीसरा देखो, तीसरा जो भौगोलिक प्रदेश है वो गंगानगर हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे जो जिला है उस जिले को बोलते हैं बीकानेर। बीकानेर, और बीकानेर में देखो, बीकानेर जो शासक थे वो अपने राज ध्वज में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित करते थे। यानी कहने का अर्थ ये है कि बीकानेर के जो महाराजा थे वो अपने झंडे में खेजड़ी के वृक्ष को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। क्यों देते थे, क्योंकि बीकानेर और जोधपुर का जो हिस्सा था, यहाँ पे जब वर्षा ज्यादा होती थी तो यहाँ पे बहुतायत में पेड़ पौधे उग आते थे, और इस कारण से हम कहते हैं कि जहां पर संघन वनस्पति पाई जाती है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर संघन वनस्पति पाई जाती है, ये झाड़ी होगी, घास फूस हो गए, और विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हो गए, जब ऐसे एक स्थान पर उग आता है उसे हम बोलते हैं जंगल। क्या बोलते हैं, जंगल। और बीकानेर व जोधपुर का वो हिस्सा जहां पे ज्यादा वनस्पति उगाती थी उसे क्या कहा जाता था, जांगल प्रदेश कहा जाता था। यानी जांगल का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है, जंगल। तो जांगल प्रदेश के अंतर्गत प्राचीन समय में किस भौगोलिक प्रदेश को शामिल किया जाता था, वो किया जाता था बीकानेर और जोधपुर के हिस्से को। और क्यों किया जाता था, आप सबको पता है कि यहाँ पे वनस्पति संघन पाई जाती थी। जैसे हम देसी भाषा में बात करते हैं, वर्तमान समय में हम बात करते हैं कि गाँव में जोड़े जो होते हैं,
जोड़ों में भी खूब वनस्पति पाई जाती है। आप सबको पता है कि हम मरुस्थलीय प्रदेश में, यानी अरावली का पश्चिमी जो भाग है वो मरुस्थलीय प्रदेश में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। लेकिन राजस्थान को मरुस्थल की श्रेणी में भी नहीं रखते, यानी बहुत से भूगोलवेत्ता ऐसे हैं जो राजस्थान को मरुस्थल की श्रेणी में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। या हम कहें कि विश्व में सर्वाधिक घना बसा जो मरुस्थल है वो कौन सा, थार का मरुस्थल। या विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, अगर जैव विविधता होगी उसे मरुस्थल नहीं मानते। आपको पता है राजस्थान का या पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थल है जिसे हम बोलते हैं थार का मरुस्थल, इसमें विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता क्या की जाती है, पाई जाती है। और यही जैव विविधता जो है ये इस मरुस्थल में पाए जाने के कारण यह जो मरुस्थल है ये विश्व में सर्वाधिक हरा भरा मरुस्थल भी कहलाता है। तो दोस्तों मेरा कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे औसतन जो वर्षा वो 25 से 50 सेंटीमीटर है, या लगभग औसत जो वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। किसमें? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। और इसी कारण से ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। पहले वर्षा ज्यादा होती थी, इसलिए वर्षा ज्यादा होने के कारण यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती थी। इसीलिए बीकानेर और जोधपुर का जो प्रदेश था इसे जांगल प्रदेश के नाम से क्या किया जाता, जाना जाता। देखो बीकानेर आ गया है, इधर चूरू आ गया। बीकानेर, चूरू और जोधपुर के उत्तर में यहाँ पे है नागौर। कौन सा है? नागौर। और नागौर का जो बेल्ट है और इस क्षेत्र को कहा जाता है अहिछत्रपुर। क्या कहा जाता है? अहिछत्रपुर। यानी कहने का अर्थ यह है कि नागौर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। तो उत्तर से हम प्रारंभ हो रहे हैं और धीरे धीरे हम किधर आ रहे हैं? दक्षिण की तरफ आ रहे हैं। तो हमने कह दिया गंगानगर हनुमानगढ़ को योध्य प्रदेश, बीकानेर जोधपुर या मोस्टली बीकानेर को कौन सा प्रदेश? जांगल प्रदेश। नागौर को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? अहिछत्रपुर कहा जाता था। दोस्तों अब देखो चूरू, और चूरू के पास ही हमारा झुंझुनू है, और झुंझुनू के पास ही सीकर। और तीन चूरू, झुंझुनू और सीकर, और तीनों को सम्मिलित रूप से शेखावाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावाटी कहा जाता है। देखो शेखावाटी कहने के पीछे एक जो महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि यहाँ पर शेखावत जो राजपूत थे, इन शेखावत राजपूतों का क्या था? अधिकार था। और इन शेखावत राजपूतों का अधिकार होने के कारण तथा यहाँ बोली जाने वाली भाषा शेखावाटी भाषा के कारण इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश को शेखावाटी कहा जाता है। दो कारण, एक तो बोली के आधार पर और यहाँ के जो शासक थे उन शासकों के आधार पर चूरू, झुंझुनू और सीकर को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? शेखावाटी कहा जाता है। और आपको पता है शेखावाटी जो है वो शिक्षा की दृष्टि से संपूर्ण राजस्थान में अग्रणी भौगोलिक प्रदेश में क्या किया जाता है? गिना जाता है। तो हम बात करते हैं शेखावाटी, कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर। और कुछ हम बात करते हैं भौगोलिक संरचना की दृष्टि से उत्तरी जो नागौर है, इस उत्तरी नागौर को भी किसमें शामिल कर लेते हैं? शेखावाटी में शामिल कर लेते हैं। बाद में चर्चा करेंगे। देखो हम अब आते हैं बीकानेर, और बीकानेर और नागौर के पास यहां पे है जोधपुर। क्या है? जोधपुर। और जोधपुर के जस्ट पास में है पाली। दो की बात बता रहा, जोधपुर और पाली। और दोनों ही जो प्रदेश है यहाँ पर गुर्जर शासकों का क्या था? आधिपत्य था। यानी गुर्जर शासक, यहाँ पर शेखावत राजपूत, और जोधपुर और पाली में किस जाति का अधिकार था? गुर्जर। गुर्जर जाति का अधिकार था। और इसीलिए दोनों को सामूहिक रूप से गुजरात प्रदेश के नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था। मैं कहूं
कि जोधपुर पाली पर गुर्जर शासकों का आधिपत्य था, इसलिए इस भौगोलिक प्रदेश को क्या कहा जाता था, गुजरातरा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। देखो हमने बात कर ली बीकानेर, हमने बात कर ली जोधपुर, हमने बात कर ली पाली। दूसरी देखो जोधपुर जो है इसकी भौगोलिक संरचना भी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि जोधपुर को एक सामूहिक नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि नीली नगरी किसे कहा जाता है, यानी नीली नगरी, यानी हम बात करते हैं बादलों का जो रंग है वो कैसा नीला है। और उसी प्रकार से जोधपुर का जो किला है जिसे हम बोलते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, अगर आप लोग मेहरानगढ़ दुर्ग पर गए हैं, वहां पे भ्रमण किया, बहुत ही सुंदर दुर्ग है राजस्थान का मेहरानगढ़ दुर्ग, जरूर देख के आना चाहिए। अगर आपने गए हैं तो उसके झरोकों से जब देखते हैं तो आसपास का जो भौगोलिक प्रदेश है यानी घरों में जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है भाई? आप सबको पता है कि अगर हम कली करते हैं और कली में नील डाल देते हैं तो रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। और इसीलिए उस भौगोलिक प्रदेश में कली जो है वो की जाती है, और इसी कारण से जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के आसपास का जो क्षेत्र है वो नीला दिखाई देता है, और इसीलिए इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं, यानी नीली नगरी भी कहा जाता है। दूसरा, इसे सूर्य नगरी भी कहते हैं। कौन सी नगरी? सूर्य नगरी के नाम से भी किसे जाना जाता है, जोधपुर को जाना जाता है। देखो जोधपुर के 3 नाम हो गए। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो गुजरात प्रदेश है, या गुजरातरा प्रदेश है, या गुर्जर जाति का आधिपत्य होने के कारण से क्या कहा जाता है, गुजरात प्रदेश कहा जाता है। दूसरा सूर्य नगरी, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ पे क्या होता है, खूब बढ़ता है, यानी मिट्टी का रंग ही ऐसा है, यानी मिट्टी में हम बात करते हैं सिलिका की मात्रा जो है वो ज्यादा होने के कारण से क्या कहा जाता है, सूर्य नगरी कहा जाता है। तीसरी नीली नगरी, क्योंकि मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग की विशेषता ऐसी है कि आप जब इससे देखोगे तो आसपास का जो क्षेत्र है वो नीला दिखाई देता है, और इसी कारण से इस संपूर्ण भौगोलिक जो प्रदेश है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नीली नगरी के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है, आपको पता है जोधपुर के नीचे, बीकानेर के नीचे कौन सा जिला आता है, जैसलमेर आता है। कौन सा आता है, जैसलमेर आता है। बहुत ही सुंदर जिला है जैसलमेर। और आप सबको पता है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा, जैसलमेर है। जैसलमेर की भौगोलिक विशेषता, और जैसलमेर की भौगोलिक विशेषता पर जैसे हम जाते हैं तो इसे एक यहाँ पर गायन से ले, देखो रातीज को तो जानता ही होगा थी, यानी अपने जो लोग देवी देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने घर में ही सामूहिक गीत वाली परंपरा रखते हैं, यानी गांव की या मोहल्ले की औरतें जो इकट्ठे होते हैं और उन देवता, या हम कहते हैं हमारे जो पितर हैं, हमारे जो लोक देवता हैं, प्रत्येक जाति के लोक देवता अलग हैं, या हम कहते हैं हमारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम एक गीत आयोजित करते हैं, प्राचीन जो लोकगीत है वो गाते हैं, और उसे क्या कहते हैं, रातिजगा कहा जाता है। और उसी प्रकार से जैसलमेर में यहाँ के जो देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए जो शैली गाई जाती है उस शैली को कहा जाता है मांड शैली। क्या कहा जाता है, मांड शैली, यानी मांड गायनी। और इसलिए इस प्रदेश को कहा जाता है मांड क्षेत्र। मांड गायनी के आधार पर मांड, उसी प्रकार से वल, या हम बात करते हैं दुग्गल के नाम से किसे जाना जाता है, जैसलमेर को जाना जाता है। देखो मांड, वल व दुग्गल के नाम से किसे जाना जाता है, जैसलमेर को जाना जाता है। उसी प्रकार से जोधपुर को हमने सूर्य नगरी कहा था, इसे कहते हैं स्वर्ण नगरी, यानी स्वर्ण नगरी का अर्थ जानते हो, सोने जैसी नगरी। अब ये नहीं है कि लंका के जैसे सोना होगा, यहाँ पे लंका में तो रावण जी थे, और यहाँ पर जो है आपको पता कौन सा दुर्ग, सोनारगढ़। कौन सा दुर्ग है, सोनारगढ़। और सोनारगढ़ जो दुर्ग है या जैसलमेर की जो भौगोलिक संरचना है, इस भौगोलिक संरचना की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर एक गाँव है पीथला गाँव, और पीथला गाँव में पीला संगमरमर पाया जाता है।
यानी हम कहते हैं कि राजस्थान के भिन्न भिन्न भौगोलिक जो प्रदेश हैं, इन भिन्न भिन्न भौगोलिक प्रदेश की जो विशेषता है वो क्या है, अलग अलग है। कहीं पर काला संगमरमर पाया जाता है, कहीं पर सफेद संगमरमर का नाम लेते ही आप जाओगे नागौर, और आप नागौर में मकराना का नाम आप लोगों ने सुना है। मकराना चले जाओ, राजसमंद चले जाओ, काले का नाम लेते हैं जयपुर, भैंसलाना चले जाओ। तो कहने का अर्थ है प्रत्येक जो भौगोलिक भाग है इसके अलग अलग विशेषता पाई जाती है। और जैसे ही हम जैसलमेर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो संगमरमर पाया जाता है वो है पीला, और पीला संगमरमर होने के कारण जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो ये जो पीला संगमरमर है ये सोने की तरह क्या होने लगता है, चमकने लगता है। और इसी कारण से इस भौगोलिक प्रदेश को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, जैसे सोने जैसी नगरी। या हम कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण सूर्य की प्रकाश पड़ती है या गिरती है तो वो सिलिका जो है, कांच जो है वो पीले रंग में चमकने लगता है। और इसी आधार पर जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है, अभी तक की जो क्लास हुई है इसमें हमने लगभग उत्तरी और पश्चिमी जो भाग है इसके प्राचीन जो नाम है, भौगोलिक जो नाम है, उस पर हमने क्या किया, चर्चा की। दोस्तों अगर आपके पास मैप है और उस मैप में आप साथ के साथ इसे दर्शा रहे हो तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ढंग से अगर एक बार भी मन लगाकर पढ़ लोगे तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप कम से कम पढ़कर भी अधिक से अधिक जो प्रश्न है वो सही कर सके। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। और मेरा जहां तक अनुभव है वो ये है कि आप लोग जो है मानचित्र के साथ ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से पढ़ सकोगे और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। जिन लोगों के साइंस है उसे भी आसानी से ये ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्लास है उसमें शेष जो भाग है कि सबसे महत्वपूर्ण जो आरपीसी जो पूछती है या तो वो उत्तरी या दक्षिणी भाग से पूछती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इसका संपूर्ण जो भौगोलिक विशेषता है, प्राचीन भौगोलिक विशेषता है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।